गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। बच्चों, पहले हमने पढ़ा था हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ बाल गोविंद भगत। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ लखनवी अंदाज। इस पाठ के लेखक है यशपाल। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। मुफस्सिल है केंद्र में स्थित नगर के आसपास का स्थान। सफेद पोश होता है बच्चों सज्जन व्यक्ति। किफायत कम खर्च करना, आदाब अर्ज यह नमस्कार करने का एक तरीका। गुमान होता है भ्रम। एहतियात सोच समझ कर बुरक देना, छिड़क देना। स्फुरण स्फुरण होता है फड़कना। प्लावित डूब जाना। पनियाती रस भरी। मेदा आमाशय। तस्लीम नमस्कार करना। सिर खम करना, सम्मान में सिर झुका लेना। तहजीब शिष्टाचार। नफासत स्वच्छता, नजाकत कोमलता और नफीस अच्छा बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट सूक्ष्म शकील, जो चीज आसानी से नहीं पचती उसे शकील कहते हैं। ये थे बच्चों हमारे शब्दार्थ। और अब हम पढ़ेंगे पाठ लखनवी अंदाज। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ने से पहले इसके लेखक के बारे में, लेखक का परिचय पढ़ते हैं। इसके लेखक है यशपाल जी। तो यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। सन 1903 में इनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। बीए कहाँ से किया? लाहौर के नेशनल कॉलेज से। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। वहाँ पर उनका मिलना किससे हुआ? और सुखदेव और भगत सिंह से, जो भी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी हैं। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। ये क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले थे और इन्होंने भाग लिया था, इसलिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। सन 1976 में यशपाल जी की मृत्यु हो गई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। इनकी रचनाएं हैं साधारण व्यक्तियों के ऊपर ही इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। जो भी बात लिखते थे वो वास्तविकता के ऊपर होती थी। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। इन चीज़ों को उन्होंने अपनी रचनाओं में खंडन किया है, रूढ़ियों को, और जो भी राजनीतिक पाखंड है, समाज में लोगों में असमानता का बर्ताव किया जाता है, उसके विरोध में रचनाएं लिखी है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ये सारे प्रसिद्ध हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। उन्होंने जो एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था झूठा सच, वो उस पर है जब भारत का विभाजन हुआ था। तो उस समय जो लोगों के मन में दुख था, उनके साथ क्या हुआ था, वो सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। अबिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। उनकी रचना की विशेषता है कि भाषा सरल, सहज और सजीव है। अब ये था बच्चों हमारे लेखक का परिचय। अब हम पढ़ते हैं पाठ का परिचय कि हम इस पाठ में क्या करें। ये पाठ वैसे तो एक व्यंग है, लेकिन इसे व्यंग्यात्मक कहानी भी हम कह सकते हैं। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है कि जिसका कोई तथ्य नहीं हो। उस तथ्य के बिना कोई कहानी नहीं लिख सकते, लेकिन उसको हम एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, उन पर व्यंग किया है, जो वास्तविकता से तो बेखबर है कि उनके जीवन में क्या वास्तविकता है, कैसी उनकी स्थिति है
और फिर भी वो दिखावा करते हैं, बनावटी जीवन शैली जीते हैं। बच्चों, उस पर यशपाल जी ने व्यंग किया है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी होता है एक ऐसा जानवर होता है जो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, दूसरों का खून पी करके वो अपना जीवन यापन करता है। वैसे ही ये लोग भी ऐसी संस्कृति के समावेश में स्थित है, ऐसी संस्कृति पर निर्भर है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। मुफस्सिल है केंद्र के बीच स्थित नगर के आसपास का स्थान, उसको कहते हैं मुफस्सिल। पैसेंजर ट्रेन यात्री गाड़ी और चल पड़ने के लिए रवाना होने वाली थी, इसलिए वो तेज तेज आवाज कर रही थी, पुकार रही थी, आवाज कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। सेकंड क्लास में बैठने के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक ने इसलिए सोचा कि पैसे तो अधिक लगते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ज़्यादा लोग बैठेंगे नहीं, टिकट ज़्यादा का है और मैं आराम से इसमें बैठ भी जाऊँगा और कोई कहानी को मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठाते हुए कहानी सोच लूँगा कि आगे की कहानी मुझे क्या लिखनी है। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। डिब्बे को खाली समझा और लेखक दौड़ करके बच्चों उसमें चढ़ गए। लेकिन क्या था, डिब्बा खाली नहीं था, निर्जन, खाली सुनसान नहीं था, बल्कि क्या था, वहाँ पर बर्थ पर कोई बैठा था। वो कौन था? एक लखनवी नस्ल के, नस्ल होता है लखनवी जो नवाब होते हैं, वैसा एक नवाब, सफ़ेद पोश सज्जन वहाँ बड़ी सुविधा से आलती पालती मार करके बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। एक तौलिया बिछा हुआ था बच्चों, उस पर ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। जैसे ही लेखक डिब्बे में कूद के आए तो उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एकांत में बैठे थे और उनके एकांत में उनको ऐसे लगा कि जैसे ये उनके एकांत में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। लेखक ने सोचा कि क्या ये भी कोई कहानी की सूझ, यानी कि कहानी के बारे में सोचने के लिए यहाँ एकांत में बैठे हैं, या फिर किसी खीरे जैसी अपदार्थ। खीरे को क्या माना जाता है, रईस लोग क्या मानते हैं खीरे को कि कोई तुच्छ सी वस्तु है, छोटी सी वस्तु है। तो अगर इतना बड़ा नवाब एक छोटी सी वस्तु खाएगा तो दूसरों के सामने वो खाएगा, उसका शौक करेगा, तो वो अपना अपमान समझेगा कि मैं इतना बड़ा नवाब होकर के खीरे जैसी तुच्छ वस्तु खा रहा हूँ। तो ऐसा सोच करके शायद उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा कि यहाँ पर और कोई नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने लेखक को देखा तो उन्होंने लेखक से आंखें चुरा ली और संकोच किया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब जैसे ही लेखक डिब्बे में आए, वो अकेले थे, तो नवाब साहब तो वो उनको आने के बाद उनसे मिलना चाहिए था, बोलना चाहिए था, या कुछ भी थोड़ा सा ऐसा करते जिनसे लेखक को अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी, लेखक का आना उन्हें बिल्कुल बुरा लगा, इसलिए उन्होंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ झुका ली और इस बात से लेखक को बुरा लगा और उन्होंने भी आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। मतलब लेखक ने भी नवाब साहब की ओर नहीं देखा। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक कह रहे हैं कि खाली बैठे, अकेले बैठे बैठे कुछ न कुछ सोचने की मेरी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे और वो ये बात सोचने लगे कि इन्हें मेरे आने से क्या असुविधा हुई है और इस तरह से ये संकोच क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, इसके बारे में लेखक खुद सोचने लगे। नवाब साहब के ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। ये सब कौन सोच रहा है? लेखक सोच रहे हैं। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे, कि शायद इसलिए इन्होंने हमसे बात नहीं की कि ये अपनी रईसी दिखाना चाहते थे कि कोई पैसे बचाने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। और अगर कोई इन्हें देखता है कि ये इतने बड़े नवाब होकर भी सेकंड क्लास में बैठे हैं तो इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, इस कारण से इन्होंने हमसे नज़रें चुरा ली। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अकेले सफ़र काटने के लिए उन्होंने
खीरे खरीदे होंगे कि सोचा होगा कि कोई नहीं बैठेगा इस डिब्बे में, तो मैं अकेला आराम से खीरों का स्वाद लूँगा। लेकिन अब लेखक को देख करके वो खीरा नहीं खा सकने के कारण भी इस तरह से झिझक रहे होंगे कि अब मैं कैसे खीरे खाऊंगा इनके सामने, क्योंकि दिखने में तो वो बहुत बड़े नवाब दिख रहे थे और खीरे को बहुत कुछ समझते थे और किसी दूसरे के सामने खीरा खाना अपना अपमान समझते हों, शायद इसलिए उन्होंने लेखक की तरफ नहीं देखा हो। ये सारी बातें बच्चों लेखक सोच रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखी होता है तिरछी नजरों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कुछ देर तो वो अपना मुंह बाहर की तरफ करके और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते रहे, बाहर की तरफ देखते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया और अचानक से नवाब साहब बोल पड़े और उन्होंने आधा बार नमस्कार किया। जनाब, खीरे का शौक फरमाइए कि जनाब आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक ने सोचा कि पहले तो उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की थी और अब ये खीरा खाने के लिए पूछ रहे हैं कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक ने कहा कि शराफत का भ्रम बनाने के लिए कि आप भी शरीफ बने रहें, खीरा भी खा लें, हमें खिला दें ताकि हम भी जा करके आपकी के बारे में किसी को नहीं बताएं। इसीलिए इस मामूली हरकत में लथेड़ लेना मतलब हमें शामिल कर लेना चाहते हैं, ऐसा लेखक सोचने लगा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब बच्चों, जब लेखक ने मना कर दिया कि आप ही शौक फरमाइए, आप ही खाइए, तो नवाब साहब फिर खिड़की के बाहर देखने लगे और अब उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे खीरा खाना ही है, चाहे से कोई देखे कुछ भी हो। उन्होंने सामने तौलिया झाड़ करके बिछा लिया और सीट के नीचे बच्चों पानी का एक लोटा रखा था, वो निकाला, दोनों खीरों को अच्छी प्रकार से धोया और पोंछ लिया और फिर चाकू लिया और उनके खीरों के सिरे को गोद करके काटा, झाग निकाल लिया ताकि उसका कड़वापन निकल जाए और फिर बड़ी ही एहतियात से, बड़े तरीके से छील कर फाक को काट करके करीने से एक के बाद एक लाइन से पंक्ति से उनको जमाते रहे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ये लखनऊ की बात है, वहाँ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरा खाने का तरीका भी जानते हैं। वो क्या करते हैं, खीरे के साथ में एक छोटी पुड़िया देते हैं जिसमें नमक, मिर्च, जीरा भी मिला हुआ होता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला, नमक, मिर्च भी मिलाया अच्छी प्रकार से। और उस समय क्या हो रहा था, उनके मुंह पर में पानी भर रहा था बार बार और स्फुरण, जबड़े एकदम से खाने के लालच के अंदर हिल रहे थे उनके, और मानो रस के स्वाद की कल्पना में उनका मुंह पानी से डूबा हुआ हो और जबड़े स्फुरण कर रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, लेखक देख रहे थे तिरछी नज़रों से और सोच रहे थे कि नवाब वैसे तो रईस बनते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं, वास्तविकता पर उतर आए हैं कि ये खीरा खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है कि आप शौक फरमाइए कि खीरा कौन है, लखनऊ का है और बालम किस्म का, बहुत अच्छी किस्म का खीरा है। जैसे बच्चों हमारे आम तरह तरह की किस्म के आम आते हैं, वैसे ही खीरों की भी अलग अलग किस्म होती है। तो ये लखनऊ की सबसे अच्छी किस्म बालम किस्म का खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियाती फांके देख करके पानी मुंह में आ गया। लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन एक बार वो मना कर चुके थे और अब अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए वो उन्होंने खाना उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा कि अभी तलब महसूस नहीं हो रही है, मतलब अभी मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है और मेरा भी ज़रा कमज़ोर है, मतलब आमाशय भी कमज़ोर है कि पाचन शक्ति भी मेरी कमज़ोर है, इसलिए आप ही खाइए, मैं खीरा नहीं खाऊंगा। नवाब साहब ने ललचाती हुई आंखों से खीरे को देखा और नमक मिर्च के संयोग से वो चमकती हुई खीरे की फांके उनको देख करके उनमें पानी आ रहा था। और फिर खिड़की के बाहर वो देख लेते, बड़ी गहरी गहरी सांस लेने लगे और फिर बच्चों उन्होंने क्या किया, एक खीरे की फांक को उठाया और अपने होठों तक ले गए। होठों तक ले जा करके उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से सूंघा और सूंघ करके जो सूंघने से और उससे उनके मुंह में पानी आ गया और उस पानी को वो निगल गए और सूंघ करके फिर उस खीरे की फांक को खिड़की के बाहर नवाब साहब ने फेंक दिया। और इसी प्रकार से नवाब साहब एक एक फांक को उठाते, मुंह के पास ले जाते, नाक से सूंघते, उसका रसास्वादन करते और फिर उसको खिड़की के बाहर फेंक देते।
नवाब साहब ने सारी फांके खिड़की के बाहर फेंक दी और फिर उन्होंने हाथ पोंछ करके फिर उन्होंने गर्व से लेखक की ओर देखा। वो बता रहे थे कि हमारे खानदानी रईसों का खीरा खाने का ये तरीका है, हम इस प्रकार से खीरा खाते हैं कि सूंघ करके उसका रसास्वादन करके उसको बाहर फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल में थक कर लेट गए कि खीरा काटा, छीला और वो गुरका उसको सूंघ के बाहर फेंका, ये सारा काम करने में बच्चों वो थक गए और थक करके लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। लेखक उनके इस खाने के तरीके पर सम्मान में उनके सामने झुक गए। खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, ये उनकी शिष्टता, स्वस्थता और उनकी कोमलता को देख करके लेखक ने उनके सम्मान में सिर झुका लिया कि वह क्या इनका खीरा खाने का तरीका है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। इस तरीके को संतुष्ट होने का सूक्ष्म तरीका तो हम, और अमूर्त स्वरूप जिसका कोई स्वरूप नहीं होना, एब्स्ट्रैक्ट जिसका कोई भी स्वरूप नहीं हो, ऐसा तरीका कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर पूर्ति संभव है कि ये खाने का एक तरीका सुनकर फेंकना हो सकता है, स्वाद लेना, खुशबू लेना, लेकिन क्या इससे पेट भर सकता है? केवल हम खुशबू ही ले सकते हैं लेकिन पेट नहीं भर सकता। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का स्वर सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। उन्होंने कहा, डकार ली और कहा कि खीरा है ना बहुत स्वादिष्ट होता है, लजीज स्वादिष्ट होता है, लेकिन यह होता है शकील, आसानी से नहीं पचने वाला होता है, और नामुराद होता है अभागा, मैदे पर बोझ डालता है, मतलब आमाशय पर वजन डालता है, अच्छी भली प्रकार से पच नहीं सकता है। उनकी बात सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, अर्थात उनकी आंतरिक बुद्धि जाग गई। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। लेखक ने ये पहचाना कि ये तो नई कहानी के लेखक है, इन्होंने तो बिना खाए ही पेट भर जाए, तो फिर बिना पात्र के भी कहानी लिख सकते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है कि स्वाद की कल्पना से पेट भर जाए और पेट भर जाने का क्या डकार आ सकती है? अगर ऐसा हो सकता है तो बिना विचार, बिना सोचे समझे, कोई घटना भी नहीं हो और कोई पात्र भी नहीं हो, इन सब के बिना लेखक की इच्छा मात्र से लेखक ने सोचा और नई कहानी बन गई। मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? फिर तो बिना घटना के, बिना पात्र के और बिना कल्पना के, बिना विचार के भी कहानी बन सकती है, केवल सोचने मात्र से। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी लखनवी अंदाज। बच्चों, आपका पाठ ये संपूर्ण हुआ। आपको पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगली क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।